हेलो बच्चों, ये वीडियो है बैच लॉन्चिंग वीडियो बाय टीम कंपटीशन एंड जो बैच का नाम है दैट इज रैंकर्स बैच। काफ़ी बच्चे ऑलरेडी इस बैच के बारे में पूछ रहे थे और ये बैच हम 1-2 साल से चला रहे हैं विद दिस पर्टिकुलर रिजल्ट्स ऑफ कोर्स। तो इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज रैंकर्स बैच ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में बाय टीम कंपटीशन फॉर जेई 2026 के लिए है और ये प्राइमरीली ड्रॉपर्स के लिए है क्योंकि जो 12th में बच्चा होगा वो तो अभी भी सिलेबस फिनिश कर रहा होगा अपना 12th का। हाँ, तो आरबीसी बैच मतलब रैंकर्स बैच बाई कंपटीशन को हम शॉर्ट में आरबीसी बैच बोलेंगे। तो इसके कुछ पर्टिकुलर जान लेते हैं। जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 16 जून 2025। जो कोर्स फीस है वो बेसिकली इतना नहीं है, ये तो ऐसे लिख दिया गया है। इसके बारे में अभी हम आएंगे, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज 30,000 CRL रैंक के अंदर आना चाहिए मेन या एडवांस में, ठीक है। वैसे तो वी वांट के इस बैच के अंदर लगभग जो 15-16 हज़ार के आसपास तक बच्चे की रैंक आई, और वो अपने मतलब फिर भी ड्रॉप लेके, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, उससे पहले भी काफ़ी बच्चे ऐसे थे और उसके मैं कुछ एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि कितना स्पेक्टिकुलर जंप मारा है इस बैच के द्वारा बच्चों ने। वो अगर ड्रॉप लेने की सोचते हैं, मतलब अगर किसी के 15-16 हज़ार रैंक आया तो उसको मेन आईटी में कोई ढंग का ब्रांच तो नहीं मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई बच्चा 12th के साथ उसने अगर ये अचीव किया है तो उसके अंदर डेफिनेटली पोटेंशियल है बहुत अच्छा रैंक लाने का नेक्स्ट ईयर अगर वो हार्ड वर्क करता है। तो ये जब हमने इस तरह के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया है तो इसमें हम हर बच्चे को ऑफ कोर्स अलाउ नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या होगा कि जो टीचर का जो फ्रेम ऑफ माइंड जिसे जो टीचिंग होता है ना वो गड़बड़ा जाएगा, ये ठीक है। आजकल तो आपने देखा होगा कि लाख लाख बच्चों को एक ही बैच में पढ़ा देते हैं, अब पता नहीं वो कैसे जादूगरी करते हैं। बट यहाँ पे यू शुड अंडरस्टैंड कि जो इनपुट दिया जाएगा, जो कर्टेल्ड इनपुट दिया जाएगा वो स्पेसिफिक इसी टाइप के बच्चों के लिए दिया जाएगा। अब हमें 30,000 तक क्यों अलाउ कर रहे हैं, बेसिकली इट इज़ समथिंग लाइक एक तो हम बच्चे के ऊपर छोड़ दें, ठीक है। हम बता देंगे कि उसको कैसे कैसे रन करेंगे, इसकी जो एग्जैक्ट जिसे बोलते हैं थ्योरी इसके बिहाइंड क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे रन करने का, किस तरीके से हम रन करेंगे। इफ़ यू फाइंड के इट इज़ गुड फॉर यू, और मतलब प्राइमरीली ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिलेबस ऑलरेडी फिनिश कर रखा है, क्योंकि इसमें हम बहुत ही कम पढ़ाएंगे, मतलब नाम मात्र का पढ़ाएंगे। तो अगर किसी को बच्चे को बेसिक से पढ़ना है तो उसके लिए तो बैच है नहीं, उसके लिए तो हमारा प्रवीण वाला बैच है। बट फिर भी काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कोर्स भी पूरा कर रखा है एंड दे वर होपिंग फॉर वेरी गुड रैंक, बट सम हाउ उनका पीछे तक रैंक चला गया। आईआईटी भी इसीलिए जैसे आईआईटी के अंदर तो सीट 17-18 हज़ार है, बट वो जो रैंक है वो काफ़ी पीछे तक निकालते हैं, ताकि किसी भी तरह का मतलब मेंस में क्वालिफाई करने के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा रैंक किसी निकालते हैं। किसी के साथ भी अगर थोड़ा बहुत भी मान लिया चोट हो गई और रैंक पीछे चला गया तो वो सब शुड बी टेकन केयर। और इस 30,000 में मतलब काफ़ी बच्चों ने हमें प्रूव किया है। इवन कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो 30,000 से भी बाहर थे, एंड एट द लेटर स्टेज जब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से हमें बोला कि हमें सर इस बैच के अंदर आने दो, मेरा कोर्स पूरा हो चुका है, तो उसके बाद हमने भी कुछ बच्चों को अलाउ किया था इस बैच में रन होने के काफ़ी दिनों बाद, जब हमें दिखाई कि हाँ इस बच्चे में दम है और वो जो बात बोल रहा है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो हमें सही लग रहा है, और उन्होंने फिर स्पेक्टेकुलर रिजल्ट भी प्रोड्यूस किया। तो इसलिए ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम उसके बाहर वाले बच्चों को रोकना चाहते हैं, कुछ ऐसा चीज़ है। बट इट इज़ लाइक कि इस बैच का जो थीम है ये ठीक है, वो बाकी बच्चों के लिए हो सकता है कि फिर वो यूजफुल ना रहे। एंड टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं। अभी से लेकर दिसंबर तक कोर्स फिनिश करना है। अगर मान लें कोई बच्चा इसमें स्टार्ट करे और 2-3 वीक बाद उसे लगे कि ये बैच तो मेरे लिए नहीं है, ये तो मेरे सिर के ऊपर से बहुत ऊपर से जा रहा है, तो फिर क्या होगा, वो जो 2-3 वीक का जो लॉस होगा वो उसकी प्रिपरेशन में बहुत बड़ा होल क्रिएट कर देगा। ऐसा नहीं कि सारी रैंक किसी बैच से आएंगे। ऑफकोर्स प्रवीण बैच से भी बहुत सारी रैंक निकलती है। जो बच्चा शुरू से पूरा सिलेबस पढ़ना चाहता है उसके लिए प्रवीण बैच है हमारा। और अगर कोई बच्चा ये बोले कि मेरी इस क्राइटेरिया में फिट तो मैं नहीं हो रहा, बट मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था 12th में, बस इस बार मेरे को कुछ प्रैक्टिस करनी है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन मेरी बहुत अच्छी थी बट एडवांस की प्रैक्टिस की कमी थी, प्लस बोर्ड था इसलिए एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, इस तरह की जो चीज़ें बोलते हैं, तो मतलब देयर कुड बी ए एलिमेंट ऑफ ट्रूथ एंड दैट ऑल्सो, ये ठीक है। तो वो बच्चा ऐसा कर सकता है अगर इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होना कि पहले हमारे प्रवीण बैच में एडमिशन लें, वहाँ पे प्रूव करके दिखाए। मतलब प्रूव कैसे करेगा, अपने मार्क्स के द्वारा, इंटरेक्शन टीचर से करते हैं तो भी काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है कि किस लेवल पे ये बच्चा है, एंड देन वी कैन गिव यू द एंट्री इनटू दिस बैच। जो टीचर्स हैं वो एनएस सर, एबीजे सर, एएलके सर एंड माई सेल्फ विल बी टेकिंग क्लासेस इन दिस बैच, ठीक है। इस बैच का जो
क्लास है वो 21-22 दिसंबर के आसपास तक चलेगा। ठीक है, कैसे चलेगा उस पर भी मैं आऊँगा। जो बैच का एक्सेस है, ऑफ कोर्स ये तो क्लास वाला हो गया कि जब हम सो कॉल्ड कोर्स फिनिश करा रहे हैं हमारी तरफ से, तो वो तो क्लास शेड्यूल यहाँ तक तो होगा। बट जो बैच का एक्सेस है वो तो ऑफ कोर्स जब 2026 का एडवांस का एग्जामिनेशन जब तक नहीं हो जाता तब तक इसका एक्सेस आपके पास रहेगा, क्योंकि उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत तरह के रिवीजन कोर्स चलते हैं, मेंस के लिए अलग, एडवांस के लिए अलग, बहुत तरह की टेस्ट सीरीज चलती हैं। तो ऑफ कोर्स बच्चा भी बार बार रिवाइज करेगा, कुछ चीज़ उसको दोबारा देखना है, हो सकता है कुछ लेक्चर्स को दोबारा देखना हो, तो वो भी रहेगा। अच्छा, इसमें एक तो इसकी अपनी क्लासेस होंगी, बट जो प्रवीण का हमारा बैच है, जो नॉर्मल लेन प्रवीण का बैच हम रन करते हैं ऑनलाइन, उसका पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस इसी के अंदर बच्चे को मिलेगा। तो बेसिकली जो फीस का क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपकी CRL मेंस या एडवांस में 5000 से कम है, ठीक है, तो जो आपकी ऑनलाइन फीस है वो 4950 है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रॉपर्ली दोनों ही मतलब रन किया था। इस बार बेसिकली ऑफलाइन में क्या है, ऑफलाइन भी बेसिकली हम ऑनलाइन मोड में ही रन करेंगे। मतलब हम ऑनलाइन की जो लाइव क्लास होगी ये, ठीक है, उसको ही ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए देंगे। मतलब जैसे मान लिया मैं एक स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं, तो उस स्टूडियो में हम ऑफलाइन वाले बच्चों को नहीं रखेंगे, उसको हम बराबर वाले रूम में रखेंगे और वो भी ऑनलाइन मोड में ही ले रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वी डू नॉट वांट के कुछ क्योंकि सेम ही क्लास अगर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन को दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एक एलिमेंट ऑफ ये रहता है कि इस वाले बच्चे की तरफ देखना और इस वाले बच्चे की तरफ देखना, तो वो जो बहुत थोड़ी सी जैसे बोलते हैं ना एलिमेंट ऑफ डिस्कम्फर्ट है, उसको खत्म करने के लिए तो फिर ऑफलाइन वाला बच्चा हमारे सेंटर पर आएगा ही क्यों, ये ठीक है, इसीलिए हमने फीस सेम रखी है दोनों की ना। तो ऑफलाइन वाला बच्चा यहाँ पे आने का मतलब क्या है कि ऑफकोर्स वो एक तो आपको जो ग्रुप मिलेगा बाकी बच्चों का आपस में इंटरेक्ट करने के लिए वो हो गया। दूसरा चीज़ ये हो गया कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं मैं घर में नहीं पढ़ सकता, तो यहाँ पे सेंटर पे आके बच्चा सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहीं पढ़ते हैं, ये ठीक है, तो उस तरह का फैसिलिटी इज देयर, ऑफकोर्स डाउट फैसिलिटी इज देयर, एंड ऑफकोर्स जो इतने सारे CBT टेस्ट होंगे वो आप हमारी यहीं पे लैब में दे सकते हो, ये इसका फायदा है, ये ठीक है। मतलब अगर कोई बोले ना कि अगर ऑफलाइन सेंटर पे आके भी ऑनलाइन मोड में ही पढ़ना है तो इसका फायदा क्या है, तो उसके फायदा मैंने ये बता दिया, इसलिए फीस हमने सेम गिनाया। दो जो ऑफलाइन वाला बच्चा है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा खर्चा एक्स्ट्रा आता है, तो दैट खर्चा वी आर नॉट इंक्लूडिंग। लास्ट ईयर फीस डेफिनेटली ऑफलाइन वाले की ज्यादा थी, ठीक है। तो अगर 5000 से कम रैंक है, 5000 या 5000 से कम रैंक है तो आपकी जो टोटल फीस है वो 4950 है। 5000 से 10,000 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो 9900 फीस होगी। 10,000 से 20,000 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो 19,800 फीस होगी, दोनों की, ऑनलाइन ऑफलाइन की, चाहे आप यहाँ पे सेंटर में आके क्लासेस लो या फिर घर से ही लो। 20,000 से 30,000 के बीच में जो रैंक है उनकी फीस कितनी होगी, 24,750, 24,750, ठीक है। 30,000 तक के बच्चे इसमें अलाउड है, चाहे आपकी मेंस में हो चाहे एडवांस में हो, ठीक है। तो अब कुछ कपल ऑफ नोट्स देख लेते हैं। पहला चीज तो ये कि ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, बिकॉज देखो बहुत सारा बच्चा अनसर्टेनिटी की वजह से, मतलब अनसर्टेनिटी नहीं, मैं बोलूँगा कि जो अपना वो माइंड मेकअप नहीं कर पाते ना, कभी सोचते हैं ये कर लूँ कभी वो कर लूँ, उनकी वजह से उनका रिजल्ट खराब होता है। एंड वी डू नॉट वांट कि इस बैच में अगर कोई बच्चा आ रहा है तो वो दो माइंड में रहे। ही शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर इन हिज जिसे बोलते हैं ना गोल्स के, उसे क्या करना है, और अगर वो ड्रॉप ले रहा है तो उसे अभी से लेके बिल्कुल लास्ट तक का सारा उसका पाथ दिखाई देना चाहिए। मतलब वी वांट दैट काइंड ऑफ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स। इनडिसाइसिव बच्चे नहीं चाहिए कि वो सोचे कि अरे मैं ड्रॉप लेने की बजाय इधर कर लेता, इस बैच में कर लेता। तो अगर आपने इसमें एडमिशन लिया है तो वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, ये पहले हमने बोल दिया है। फीस हमने ऑलरेडी बहुत कम कर रखी है। दूसरा ये कि स्टूडेंट हु वांट्स टू स्टडी इंटायर सिलेबस फ्रॉम द स्क्रैच शुड नॉट बी ज्वाइनिंग दिस बैच। अब देखो इसमें क्या है कि हम इसमें कोई थ्योरी पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। इस बैच की जो सबसे बड़ी लॉजिक है ये, ठीक है, इस बैच की, वो ये है कि जो 13th का बच्चा होता है यूजली वो किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग में जाए वो स्क्रैच से ही सब कुछ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया कि उसका बहुत सारा टाइम जो है अनप्रोडक्टिव होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसको आ रही होती हैं, ठीक है। अब जैसे कहने के लिए तो अगर 13th का बच्चा है और उसने अगर सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो बहुत सारे ऑफलाइन वालों के पास ये बैंडविड्थ होती है कि वो ऐसे बच्चों का निकाल के एक अलग बैच बना दें और उनको अच्छी खासी प्रैक्टिस कराएं रादर देन सिलेबस कराने के, ये ठीक है। बट यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि जो मैक्सिमम ऑफलाइन वाले इंस्टीट्यूट होते हैं उनका फोकस क्या रहता है कि टॉप 100 में रैंक आ जाए किसी तरीके से, उसको दिखा के
उनका बिजनेस मतलब बाकी वो बिजनेस जनरेट करते हैं। तो जो टॉप 100 में मैक्सिमम रैंक रहती है, ये ठीक है, वो 12th वाले बच्चों की रहती है। तो उनका जो मेन फोकस है वो 12th वाले के बच्चों पे रहता है। एंड यू विल फाइंड, मतलब आप भी अपनी कोचिंग में, अगर आप किसी छोटे शहर में तो हो सकता है ये आपको ना पता लगे, बट जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं बड़ी बड़ी कोचिंग के, वो क्या करते हैं कि 3-3, 4-4 बच्चों का भी ग्रुप बैच बना देते हैं और उसमें भी टॉप फैकल्टी देते हैं, मतलब उसमें हैवी उनको आर्थिक नुकसान होता है। सेम चीज कैन बी डन फॉर 13 स्टूडेंट्स ऑल्सो, बट उनको पता है कि अगर हमारा वहाँ से रिजल्ट आ ही जाए टॉप 100 में तो ये सब एफर्ट मारने की क्या जरूरत। तो वो तो क्या है कि 13 वालों को एक नॉर्मल बैच में डालते हैं जिसमें पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है। अब किसी बच्चे की रैंक अगर मान लिया 10,000 है, 12,000 है, 13,000 है और वो मेन IIT में जाना चाहता है इसलिए वो ड्रॉप ले रहा है, तो ऐसा थोड़ा हो गया कि 90% ऑफ द टाइम उसका वो पढ़ रहा होगा उन नॉर्मल बैच में जो उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये ठीक है, अब रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई बोले कि पढ़ने से फिर नुकसान ही क्या है, अरे ऑफ कोर्स उतने ही टाइम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं दे आर इनफाइनाइट। ये ठीक है, स्पेशली इन मैथमेटिक्स आप 10 साल तैयारी कर लो, एवरी डे आई कैन गिव यू 100 न्यू प्रॉब्लम जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम करने से क्या होता है कि एक्चुअल एग्जामिनेशन में जाके मेरे को जल्दी क्लिक करेगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन जो क्या है, क्या बोलना चाहता है। ज्यादा प्रैक्टिस करने का डेफिनेटली ज्यादा फायदा होता है, और वो भी जो ज्यादा फायदा होता है वो पेपर का जो टफ और जिसे बोलते हैं मीडियम टू टफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस रेंज में होता है। उससे पहले वाला जो पार्ट है, मतलब इजी और मॉडरेट वाला जो पार्ट है, वो तो हमारा कोर्स कंप्लीट करने से ही अपना एड्रेस हो जाता है। तो उतना मार्क्स तो हम स्कोर कर सकते हैं, बट अच्छी रैंक लाने के लिए मेरे को वो मीडियम टू टफ एंड टफ वाले में से 1-2 क्वेश्चन क्रैक करने पड़ेंगे, तब जाके हमारी रैंक 1000 या 500 या 100 के अंदर आएगी। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब टाइम तो लिमिटेड है, तो अगर मैं ऐसी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में अपना टाइम निकाल रहा हूँ, ये ठीक है कि मेरे को बहुत अच्छी तरह थ्योरी आती है, फिर भी हम थ्योरी वापस पढ़ रहे हैं, ये ठीक है। रिवीजन करना इज अ डिफरेंट थिंग, रिवीजन तो तुमने अभी भी किया होगा, और इस बैच में जो बच्चे आएंगे वो भी रिवाइज करेंगे ऑफ कोर्स, हर चैप्टर को अभी भी वो और सॉलिड बनाएंगे, लूप होल जो बच गए होंगे उसको प्लग करके वो और अच्छा करेंगे। ठीक है, तो ये बैच उन बच्चों के लिए नहीं है जो स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमारा नॉर्मल प्रवीण बैच ही है। इवन अगर आप एक सब्जेक्ट पूरा स्क्रैच से पढ़ना चाहते हो तो भी आई विल से कि गो फॉर प्रवीण बैच। ये ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट उनके बहुत अच्छे हैं, एक सब्जेक्ट बहुत वीक है, तो उसमें वो प्रॉपरली पूरा सिस्टमैटिकली पढ़ने का भी अपना एक जिसे बोलते हैं पॉजिटिव पॉइंट है। ये ठीक है, अब इसको हम ऐसे मानते हैं, मान लिया हमारी एक शर्ट है, ठीक है, शर्ट में मान लिया अगर 2-3 छेद हैं तो शर्ट को हम मान सकते हैं कि प्रिपरेशन है, हमारी प्रिपरेशन का कैनवस है, और उसमें अगर हमारे मान लिया 2-3 होल्स हैं तो उन होल्स को हम रफू कर सकते हैं। ये ठीक है, उनको सिल सकते हैं। पूरी शर्ट क्यों नई खरीद के लाएं? तो जो पूरी शर्ट है वो बेसिकली टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और जो होल्स हैं वो हमारी प्रिपरेशन में होल्स हो सकते हैं कि मैथमेटिक्स में मैंने लास्ट टाइम PNC छोड़ दिया था, प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया था, ये ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर हल्का फुल्का किया था, कोनिक में मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। इतना तक अगर है तो ये मैनेजेबल है ऑफ कोर्स इस बैच के साथ, कि यू विल गेट टाइम टू कंप्लीट सम चैप्टर्स ऑल्सो। ऑफ कोर्स खूब सारी प्रैक्टिस तो कराई जाएगी, मतलब ये बहुत ही एग्जॉस्टिव बैच है। लास्ट ईयर भी कुछ बच्चे इसमें एडमिशन लेने के बाद 2-3 वीक बाद वो नॉर्मल प्रवीण में शिफ्ट हो गए, बोल के इतना हमसे नहीं झेलेगा। तो पहले से हम बता रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट, जब हमने बोला कि ये उन बच्चों के लिए जिनका मोर और लेस सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ये ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि उसको उस तरह का उधर से बर्डन नहीं आना चाहिए, वरना इधर की जो प्रैक्टिस होगी उसमें डेंट लगेगा उसके। जो खूब सारे टेस्ट होंगे इसमें जम के, एडवांस और मेंस लेवल के, उसके लिए हमें टाइम तो चाहिए होगा, वो टाइम कहीं से तो आएगा। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये उन्हीं बच्चों को सूट करेगा जिनका आई वुड से कि तीनों सब्जेक्ट में मिला के अगर हम बोले कि 80% के आसपास या उससे ज़्यादा सिलेबस अच्छा मतलब कंप्लीट हो चुका है, जिसमें दे आर काइंड ऑफ फाइन, तो उन बच्चों के लिए सूट कर जाएगा। अब कोई बच्चा बोले कि PCM में मेरा सब कुछ ठीक है, बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली 1/3 का 1/3, राइट, तो मतलब 10-12% हो गया, तो ऐसा बच्चा ले सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पूरी बिल्कुल भी जीरो है तो दैट कैन बी मैनेज्ड अलॉन्ग विद दिस बैच, ये ठीक है, उसको हम बिल्कुल फ्रेश से पढ़ के और इसमें जा सकते हैं, तो वो टूल भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो जो मेन इसका बैच का मोटो है वो ऐसे बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये ठीक है, अगर वो ऑलरेडी 5वें स्टेप पे हैं और मान लिया प्रिपरेशन पहले स्टेप से चालू होती है, तो अगर हम उसको किसी नॉर्मल बैच में बिठा देते हैं तो 5वें स्टेप पे खड़ा हुआ बच्चा बेसिकली जो स्टेप 1 से अपनी जर्नी चालू कर रहा होगा वो उसका वेट करेगा खड़ा होकर ना, कि पहले वो मेरे बराबर आ जाए तब हम आगे चलेंगे, क्योंकि बैच में तो सबको एक जैसा ही पढ़ाया जाएगा, किसी में नॉर्मल बैच की बात करा। तो इस बैच का पर्पज ये है कि जो बच्चा 5th स्टेप पे वो 5th स्टेप के ऊपर ही बिल्ड करे,
तो ऑफकोर्स ज़्यादा दूर तक जाएगा, जितना भी टाइम अवेलेबल है अभी से लेकर दिसंबर तक उसकी रैंक बेटर आएगी। किसी नॉर्मल बैच में बैठने से क्या होगा कि अगर उसका पोटेंशियल 500 रैंक लाने का है तो वो बाकी बच्चों की वजह से, बिकॉज उसका टाइम वेस्ट हुआ, ये ठीक है, तो हो सकता है कि उसकी रैंक 3000 आए, 4000 आए, 5000 आए, हो सकता है। तो इसलिए दिस इज द मेन पर्पज ऑफ दिस बैच एंड दीज काइंड ऑफ बैच आई हैव नेवर सीन कि कहीं है ऑफलाइन जगह पे, ये इसका पर्पज है, ठीक है। स्टूडेंट अबव 30,000 रैंक आर नॉट अलाउड इन दिस बैच बट दे कैन, मतलब अलाउड का मतलब तो ये है कि इट इज़ नॉट कि आपको किसी चीज़ से रोका जा रहा है, ये आपके लिए अच्छा ही नहीं है, मतलब आपकी ही भलाई के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है, जस्ट 2 दिन पहले मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, उसका जो परसेंटाइल था इट वाज 95, राइट, और वो बोला था कि मैं पूरा सिलेबस 2x स्पीड पे देख रहा हूँ अभी, मतलब जो हमारा पेड बैच है प्रवीण उसके अंदर। मैंने बोला भाई तू 2x स्पीड पे क्यों देख रहा है, ये ठीक है। उसने बोला कि नहीं मैक्सिमम चीज़ तो मेरे को आती है। तो भाई अगर आती है तो 95 परसेंटाइल नहीं आता ना, फिर तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल से प्लस आना चाहिए अगर 2x स्पीड पे देख रहे हो। क्योंकि जो लेक्चर है वो भी ऑफ कोर्स एग्जॉस्टिव है। आपको सीमिंग, मैं नॉर्मल प्रवीण की बात कर रहा हूँ, आपको सीमिंगली लग रहा होगा कि मेरे को सब कुछ आता है, बट वो आपकी प्रिपरेशन में अभी से होल बनने चालू हो गए होंगे। तो कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे भी रहते हैं कि उनको लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग इट ए नेगेटिव वे कि ये कोई गलत फहमी ऑफकोर्स होगी तो उसी को नुकसान होगा, नहीं होनी चाहिए। बट अगर कोई रियली बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा आता है, तो ऑफकोर्स दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन हिज एग्जामिनेशन। तो अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि मेरे को आता है, अब मैं बोलूँगा मेरे को तो यकीन नहीं है, तुम तो प्रूव करके दिखाओ, तो हर 15 दिन पे या 20 दिन पे जो टेस्ट होते हैं हमारे, उसमें अगर वो मान लिया 200 प्लस मार्क्स लाता है, तो मैं उसको बोलूंगा कि बिल्कुल तुम 2x पे ही देखो, ये ठीक है, देन एवरीथिंग इज फाइन। बट अगर मान लिया मार्क्स हमारा आ जाए 130 140 और हम जबरदस्ती ये बोलेंगे नहीं मेरे को तो सब कुछ आता है, तो बेसिकली क्या होगा कि अभी तो तुम्हें जोश जोश में ऐसे कर दोगे, बट एक बहुत बड़ा टाइम तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा जब तुम्हें ये रियलाइज होगा कि मैंने जो किया वो उतना सॉलिड नहीं हुआ, ठीक है। तो इस बैच का पर्पज भी है कि अगर कोई बच्चा मान लिया पीछे की रैंक पे बैठा हुआ है काफ़ी, तो एक प्रॉपर वे में अपना नॉर्मल वे से स्टार्ट करो एंड इफ वट एवर यू आर सेइंग, क्योंकि काफ़ी बच्चे लास्ट ईयर भी आए थे, इस साल भी आएंगे कि सर हमें भी एडमिशन दे दो, मेरी 80,000 रैंक थी, ये ठीक है। तो यू नीड टू प्रूव इट इन सम वे कि हाँ तुम इस बैच के जो लोड है उसे झेल सकते हो आराम से एंड एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आओगे, तुम्हारे ही फायदे के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि तुम्हें तो नहीं पता, तुम तो शायद पहली बार ऑफकोर्स ड्रॉप ले रहे होगे, हमने तो 20 साल से बच्चों को देखा है ना, उनके कॉन्फिडेंस को देखा है, फिर उनके रिजल्ट को भी देखा है। तो जो हम डिसाइड करें आपके लिए, वो आपको भले ही ना लगे कि ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, बट हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से वही आपके लिए उपयुक्त है। तो अगर आपको रियली में लगता है तो आप नॉर्मल प्रवीण में एडमिशन लो, वहां पे एक आध टेस्ट में परफॉर्म करके दिखाओ, देन वी कैन शिफ्ट, अगर हमें लगता है कि रियली में यू कैन एडजस्ट इनटू दिस बैच, ठीक है। तो यही मैंने बोला है कि प्रवीण में अगर आप एडमिशन लेते हो तो इस बैच में शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। पार्शियल ड्रॉपर कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस बैच, राइट, क्योंकि पार्शियल ड्रॉपर ने अगर कोर्स खत्म कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि वैसे तो मैं पार्शियल ड्रॉप लेने के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है दोनों जगह जस्टिफाई नहीं होता कि अगर आपको मान लिया वो इंजीनियरिंग कंटिन्यू करना है तो वहाँ पे भी मार्क्स बहुत नीचे आ जाते हैं। मतलब पहले ईयर में सीजीपीए अगर खराब होती है तो यूजली प्रोफेसर पे उसी सीजीपीए का असर रहता है, काफ़ी हैंगओवर रहता है। मतलब फिर मैंने ऐसे देखा कि सेकंड ईयर में बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, बट प्रोफेसर के दिमाग में उसकी इमेज ऐसी बन है कि तो ऐसी है, ये ठीक है, तो जानबूझ के कम ग्रेड्स देते हैं और ऐसा होता है। मतलब दिस इज प्रीटी नॉर्मल थिंग, ये कोई ऐसा नहीं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ चीज़ें बोली जा रही है। और दूसरा चीज़ ये हो गया कि अगर वो मान लें यहाँ पे 6000 रैंक ले आया पार्शियल ड्रॉप करके, तो हो सकता है उसका पोटेंशियल 2000 रैंक का था और वो 6000 पे पहुँच गया, तो डेफिनेटली उसकी आईआईटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, उसका जो ब्रांच है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो जिस ब्रांच के ऊपर उसका पूरा 30-40 साल का आगे का कैरियर बनने वाला है, वो चीज़ उसकी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो मैं पर्सनली, मेरे से कोई पूछता है कि मैं पार्शियल ड्रॉप लूँ, मैं तो बोलूँ नहीं लो, किसी भी एक तरफ अपना मूड बनाओ, या तो ड्रॉप ही लेना है या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, ठीक है। बट पार्शियल ड्रॉप में बेसिकली दिक्कत कहाँ से आती है कि बहुत सारी जगह पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। बच्चा तो इज़ वेरी क्लियर, उसे अपना, क्योंकि जब 2 साल प्रिपरेशन कर लेते हैं तो उसे बहुत कुछ क्लियर होता है कि उसे क्या करना है, ये ठीक है। उसे ये पता होता है कि कहाँ कहाँ पे कमी रह गई, उसको फिल करूँगा मेरी इतनी रैंक आ जाएगी। पेपर एक तो ये होता है कि हमने पुराने PYQ देखे हैं, ठीक है, मेरे को पता है कि ये 2023 में आया था, 2024 में आया था, फिर भी एक अंदर एक सेंस ऑफ फियर सा रहता है कि पता नहीं IIT JEE में कैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट
जो बच्चे की प्रिपरेशन थोड़ी सी शेकी होती है, जब वो एग्जाम में बैठता है उसे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन तो देखे देखे से लग रहे हैं, काश मैं थोड़ा सा और अपनी प्रिपरेशन को पॉलिश कर लेता तो मेरे 30-40 मार्क्स बढ़ जाते हैं। 30-40 मार्क्स से तो हजारों रैंक का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे को जब रियलाइज होता है कि जेई में भी क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये उसको ड्रॉप ईयर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड स्टूडेंट इज फुल्ली मतलब जिसे बोलते हैं ना अवेयर ऑफ द थिंग व्हाट ही इज डूइंग। बट पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि तूने 2 साल मेहनत की, अभी तेरी 18,000 रैंक आई है, 2 साल में तो अभी 6 महीने में क्या हो जाएगा, 6 महीने बाद तो फिर एग्जाम आ जाएगा। बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये जो 6 महीने ये उस 2 साल के ऊपर ही बिल्ड होंगे। ऐसा नहीं कि फ्रेश जो दो साल में वो ही अब वापस 6 महीने के अंदर हम 2 साल को जिसे बोलते हैं ना कि एडजस्ट कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो पेरेंट्स को काफ़ी कुछ ऐसा भी होता है कि उनको इस फील्ड की नॉलेज ही नहीं होती। काफ़ी लोगों को उन पेरेंट्स के जो फ्रेंड वगैरह हैं वो मतलब जिसे बोलते हैं ना कि भ्रमित कर देते हैं कि मेरे बेटे का था, उसने ड्रॉप लिया, उसका ये हो गया। एक बच्चा 500 रैंक पे बैठा है, एक 5,000 रैंक पे बैठा है, एक 50,000 रैंक पे बैठा है, उन तीनों बच्चों को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? सबका जो रिसेप्टिविटी लेवल है, जो एक्सपोजर है, जो हार्ड वर्क है, बिल्कुल अलग अलग है। ऐसा कोई एक टेम्पलेट थोड़ी ना है कि उसने लिया ड्रॉप, उसका नहीं हुआ तो तू लेगा तो तेरा भी नहीं होगा। दिस इज हाईली रिडिकुलस थिंग। तो फिर भी अगर पेरेंट के प्रेशर की वजह से अगर किसी को लेना पड़ रहा है तो हम उस बच्चे को इस बैच में अलाउ कर देंगे, ऑफ कोर्स, ठीक है। बट वो क्राइटेरिया डेफिनेटली वो सेटिस्फाई होना चाहिए। फ्रॉम टाइम टू टाइम वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी विल बी डन। ये ठीक है। इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ बच्चे हमने ऐसे भी फ्रॉड पकड़े हैं कि जो फीस, जैसे थोड़ा सा फीस का डिफरेंस है। अब मेरे को ये नहीं पता कि अगर बच्चा IIT जेईई में जाएगा तो वहाँ पे भी लाखों की फीस पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इतना मतलब बहुत ही रेयर बच्चा होगा जिसको फाइनेंशियली इतनी दिक्कत है कि वो 5,000 बचाने के लिए वो फ्रॉड करे कि किसी दूसरे का वो लेके आए, मार्कशीट लेके आए, जो बच्चा ऑलरेडी IIT में पढ़ रहा है और वो बोले कि ये मेरा है, इसके बेसिस पे वो एडमिशन ले। उन्हें ऐसे ही पकड़े हैं। तो इसलिए जो बच्चा IIT में चला जाएगा वो बार बार तो यहाँ पे आ नहीं सकता तुम्हारी गवाही देने की, नहीं मैं ही हूँ। तो इसलिए हम बीच बीच में चेक करेंगे, ठीक है। हमने पिछले साल भी 1-2 बच्चों को ऐसे किक आउट किया है, क्योंकि जब क्लास लेते हैं ना लाइव और जो डाउट पूछते ही समझ में आ जाता है कि सामने वाले का लेवल क्या है। ये ठीक है। ही कैन नॉट बी इन टॉप 30,000, ये ठीक है। फिर उसको थोड़ा सा ढूंढो पकड़ो तो पकड़ में आ गए थे, ये ठीक है। फिर भगाया उसको उस बैच से। बट ऐसा करने में जो बच्चा रियली मतलब पहली बार तो जो सिंसियर बच्चा होगा वो इस तरह की चीज़ें करेगा ही, ठीक है। दूसरा चीज़ ये कि अगर रियली में फाइनेंशियली इतना लोड है तो भाई आप टीम से वैसी बात कर लो, फ्रॉड मचाने की क्या जरूरत है, ये ठीक है। कुछ बच्चे बस फ्रॉड ऐसे ही मचाते हैं, मतलब उन्हें फीलिंग आती है कि फ्रॉड मचाने की ना। अदरवाइज यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर किसी अच्छी जगह पे जाएंगे तो ये तो एक दिन की भी सैलरी नहीं होगी, ये ठीक है। उससे ज़्यादा ही मिल रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे क्या है कि कुछ सस्ते कोर्स मिलेंगे, लाखों बच्चों के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो लाखों बच्चों को तो कोई नहीं पढ़ा सकता, ये ठीक है। ऑफलाइन में पिछले 20 साल के करियर में जब भी मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था, तो यहाँ पे जब पेरेंट्स आते हैं ना और बहुत सारे मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूट की बात करें, किसी इंस्टीट्यूट में 50 बच्चों का बैच था, किसी में 200 बच्चों का ही बैच था। तो मतलब आई वुड से कि 90% ऑफ द टाइम आप कुछ भी बोल दो कि बोलते हैं कि एक बैच में कितने बच्चे बैठेंगे, तो हमने बोला कि 50 बच्चे बैठेंगे। तो हमने अच्छा 50 बच्चों पर ध्यान दे लेंगे। फिर किसी कोटा में यूजली 13th के जो बैच हैं वो बड़े बड़े बनते थे पहले, अब तो खैर कोटा ही गायब हो गया लगभग। तो उसमें 150-200 बच्चे भी रहते थे 13th वाले बैच में, इवन टॉप बैचेज में भी रहते थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लोअर ऑर्डर के बैच में। तो वहाँ पे भी बोलो कि 200 बच्चे रहेंगे, तो उन्होंने बताया अरे 200 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। और आज की डेट में यू विल फाइंड कि ऑनलाइन पे ये ठीक है, वहाँ 200 बच्चे जब ऑफलाइन में कोई पढ़ा रहा होगा तो स्क्रीन करके पढ़ा रहे होंगे, मतलब एक जैसे से बच्चे उन्होंने एक बैच में कलेक्ट किए होंगे जिनकी रिसेप्टिविटी लेवल मोर और लेस एक जैसा सा हो, ठीक है। ऑनलाइन में आप देखोगे सस्ते कोर्स के चक्कर में कि 10-10, 20-20 हज़ार का जो बैच है उसमें लोग पढ़ रहे हैं, ये ठीक है। अब मेरे को पता नहीं लगता जो बच्चा IIT में जाने वाला है उसका IQ इतना कम कैसे हो सकता है कि वो ये समझे कि इस बैच में पढ़ के मेरा रैंक आ सकता है, ये ठीक है। जो मेरा पोटेंशियल है वो जस्टिफाई हो सकता है उस बैच में पढ़ के। देखो एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि जो एज पे है, क्योंकि अगर 10,000 बच्चों का बैच है या 5,000 बच्चों का बैच है, इवन ऑनलाइन में तो अगर हमने स्क्रीन नहीं करके एक जैसे बच्चों को इकट्ठा नहीं किया है तो 100 बच्चों का बैच भी हाईली नॉन होमोजीनियस होगा, उसमें टीचर पढ़ा ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा सकता, ये ठीक है। मैंने भी 1-2 जगह ऐसे पढ़ा के देखा है पहले, आज से 5-7 साल पहले भी मैंने एक आध जगह पढ़ाया था। तो आई हैव दिस एक्सपीरियंस के 100 बच्चों में ही नानी याद आ जाती है, क्योंकि इतने वाइड स्पेक्ट्रम के बच्चे होते हैं, किसका आप ध्यान दोगे, ये ठीक है। अगर आप रियली में क्वेश्चन सुन रहे हो और आंसर देने की कोशिश कर रहे हो
तो क्लास बहुत खराब हो जाती है। एक तो ये कि हमने बच्चों को बिठा दिया, हम सुन ही नहीं रहे, ये ठीक है, सामने चैट चली जा रही है, हम क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे रहे। तो यहाँ पे जो बैच बनेगा वो काफ़ी होमोजीनियस टाइप बैच बने, ये ठीक है, इसलिए हम ये सब करें। तो अगर कोई बच्चा मान लिया कोई बहुत पीछे बैठा हुआ है, वो फ्रॉड मचा के इस बैच में आ जाए, तो इसके लिए, इसको रोकने के लिए हम टाइम टू टाइम स्क्रीन करेंगे। एंड ये वाली चीज में अगर कोई फ्रॉड पकड़ा जाएगा तो उसे तुरंत बैच से बाहर, ये ठीक है। फिर ऐसे नहीं कि अब मैंने इतना 60% सिलेबस तो इसी में कर लिया है, ये ठीक है, अब मैं दूसरे बैच में फिट नहीं हो पाऊंगा, दैट इज योर टेंशन। अगर आपने 400 BC की है तो यू शुड पे फॉर इट, ठीक है। लेट ज्वाइनीज आर अलाउड डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट इन द बैच। इसका मतलब यह है कि कुछ बच्चे ऐसा होंगे कि अभी से डिसाइड कर लिया होगा, ये ठीक है। कुछ बच्चे क्या है कि फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग होगी तब उन्हें लगेगा कि यार ढंग का तो मिल नहीं रहा है, इससे बढ़िया ड्रॉप ले लेते हैं। कुछ बच्चे हो सकता है कि बिल्कुल C7 राउंड तक का वेट करें, ठीक है, तब जाके। लास्ट ईयर भी ऐसे होता है कि धीरे धीरे कुछ कुछ बच्चे इसमें आए थे। तो अगर इस बैच में सीट्स अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू कम इवन आफ्टर 2 months, ये ठीक है। बट 2 month में जो पढ़ा दिया गया होगा, जैसे इसमें क्या है कि टोटल जो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे हम रन करेंगे, तो इस बैच को दोबारा रन करना पॉसिबल नहीं है जीरो से। तो ये तो एक बार ही रन होगा। अगर कोई 1.5 महीने बाद ज्वाइन करता है तो जितना पोर्शन उसका कंप्लीट हो चुका है, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट दैट पोर्शन, ये ठीक है। वो तो आगे से ही ज्वाइन करेगा, और फीस भी एग्जैक्टली इतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद ज्वाइन करे तो हम बोले कि इतना प्रोपोर्शनेट फीस कम कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ठीक है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हाईली डिसिप्लिन एंड मस्ट ओबे ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड टास्क। तो इसके अंदर बेसिकली, इस बैच के अंदर जो हमारा इनपुट है वो बहुत ज़्यादा जाएगा। तो वी वांट के रिजल्ट भी उसी हिसाब से आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बहुत चौधरी बनते हैं, ये ठीक है, उनको बोलो ना कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो ये सब छोड़ के अपनी चीज़ करने लग जाते हैं कि ये बुक करने लग गए, वो बुक करने लग गए, ये ठीक है। फिर प्रिपरेशन हैफ-हैज़र्ड हो गई, कभी टेस्ट दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह का इनडिसिप्लिन हम इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा, भले ही उसकी बहुत अच्छी रैंक आई हो, अगर हमारे जो टास्क गिवन है उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है तो हम बैच से बाहर कर देंगे, ये ठीक है। वी डू नॉट वांट कि उसकी रैंक खराब हो और फिर उस बैच का वो जिसे बोलते हैं ना कि परसेप्शन गिरे। प्रवीण बैच और आरसीबी बैच, तो देखो अगर किसी के भी बच्चे के डाउट, किसी भी बच्चे के दिमाग में ये डाउट है ना कि प्रवीण बैच में जाऊं या आरसीबी में जाऊं, तो आई विल से कि ऑलवेज प्रवीण इज ए सेफर बेट, ये ठीक है। प्रवीण इज डेफिनेटली सेफर। आरबीसी तो एक बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट है, एक अलग तरह के बच्चों के लिए। अगर आपको शक है तो किस में जाऊं, तो वो शक ही आपको ये बता रहा है कि यू शुड गो इनटू प्रवीण, ये क्योंकि जो आरबीसी में बच्चा आएगा वो 100% श्योर होगा कि आई विल डू इट, ये ठीक है, मेरे लिए ही ये बैच है। ऐसा ही बैच मैं ढूंढ रहा था, ये ठीक है। ओके, इस बैच से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। टेट्रा 021 7410 900 901 906 907 908, इनमें से कोई भी नंबर लगा सकते हो। वेबसाइट पे online.competition.com पे भी आप जाके इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। एंड ऐप है हमारी एडू कॉम्पिटिशन, जहाँ पे हम ये बैच रन करेंगे, ठीक है। कोर्स लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और अलग अलग फीस के लेकर किसी भी तरह का, जैसे अलग अलग फीस बैंड था, तो उसके लेकर किसी भी तरह का डाउट है तो आप सपोर्ट नंबर पर बात करो, दे विल हेल्प यू। तो इसमें लाइव क्लासेस होगी। अब क्लासेस कैसे होगी, कैसे रन होगा, वो अभी आगे आ जाएगा इसमें, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू इंप्रूव रैंक अ लॉट इन ड्रॉपर्स ईयर? डेफिनेटली, इसका भी एग्जांपल हम आगे देंगे कि जो लास्ट ईयर मतलब 24-25 में जो हमने बैच रन किया है उसके फ्यू एग्जांपल आई विल शो यू कि बच्चों ने कितना कितना जंप मारा है। ओके, अच्छा वही आ गया। तो सबसे पहले देखो, ये बच्चा है देवेश यादव, और ये हमारे 24-25 का था, और इसका रैंक आया 4911, ठीक है। मैं मतलब क्या दिखा रहा हूँ, क्या चीज़ एप्रिशिएबल है, ये ठीक है। अगर कोई बच्चा बोले कि कोई बच्चा बोले कि सर मेरा 500 रैंक आया है, क्या ये एप्रिशिएबल है, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग, ये ठीक है, जब तक मेरे को बैकग्राउंड नहीं पता हो। अगर उस बच्चे का रैंक पोटेंशियल 100 रैंक लाने का है और वो 500 रैंक ला रहा है, तो उसने तो बड़ा बुरा परफॉर्म किया ना। तो आई विल से कि यार चलो इस बार हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान देना, आईआईटी में जाके कोशिश करना ब्रांच चेंज हो जाए, तो मैं उसको सहानुभूति दूंगा, ये ठीक है। अब दूसरा बच्चा हो सकता है कि जो पोटेंशियल था 1500 रैंक पे इनिशियली जब उसने स्टार्ट किया, और उसने मेहनत कर करके, अल्टीमेट मेहनत कर करके वो 500 तक आ गया, तो ऐसे बच्चे को तो हम बोलेंगे ब्रावो, तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस किया है। तो एप्रिशिएट हमें क्या करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए। एक जो गॉड गिफ्टेडनेस होती है वो तो है ही अपने अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर,
मैं हमेशा अप्रिशिएट क्या करता हूं कि एफर्ट बच्चे ने कितना डाला है। तो देवेश का जो मेंस में सीआरएल रैंक था 70,618 था। 70,000 से बच्चा कहां पे पहुंच गया, 4,911। ये ठीक है। तो डेफिनेटली टॉप 7 आईआईटीज में ही विल गेट ए वेरी गुड ब्रांच। ठीक है, कहां 70,000। ठीक है, अब कोई बच्चा ये सोचेगा 70,000 था तो इसको एडमिशन कैसे दे दिया इस बैच में। तो ये मेंस में सीआरएल था, जो इसका एडवांस में मार्क्स आया था वो मतलब शायद लास्ट ईयर 110 मार्क्स था, तो उसके उसी के उससे कम था, मतलब कम था बट आसपास था, इसलिए इसको एडमिशन दे दिया। प्लस इसने बहुत कन्विक्शन से बोला कि आई विल बी एबल टू डू इट, और उसने करके भी दिखा दिया। तो ब्रावो। दूसरा हमारे पास है श्रीहरि। श्रीहरि की जो मेंस सीआरएल रैंक थी वो 4,946 थी। ठीक है, और जो एडवांस की सीआरएल रैंक थी वो लगभग 5,000 थी। तो इसमें डेफिनेटली उसको मेन आईआईटी में टॉप 2-3 ब्रांच नहीं मिल रहा होगा। इस बार इसकी जो रैंक आई है वो 872 आया। ठीक है, तो मतलब 6 गुना रैंक थी पिछली बार, उसको इसने कवर किया है। तो जैसे जैसे ऑफकोर्स हम रैंक में लोअर साइड में आते रहेंगे, रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता रहेगा। इट इज ऑल्सो अंडरस्टूड। ये ठीक है, तो शानदार परफॉर्मेंस है। देन वी आर हैविंग ड्यूक जैन। ड्यूक जैन की जो रैंक थी वो 21,000 थी। ये ठीक है, और 21,000 से इसने कहां पे जंप मारा है, 4,464 पे। ठीक है, शानदार परफॉर्मेंस। देन आई विल हैव सृष्टि यादव। इसकी भी जो मेंस में रैंक थी 22,000 थी, और एडवांस में भी लगभग आसपास रैंक थी 19,000, और इसने कहां पे जंप मारा है, शानदार 2364 रैंक इसका इस बार आया है, और गर्ल्स कोटे से है। तो शी विल गेट वेरी गुड ब्रांच दिस ईयर, वेरी 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 गुड, मतलब काइंड ऑफ जो चाहे वो मिल जाएगा। ठीक है, देन आर्यन चौहान है, 20,400 रैंक था इसका लास्ट ईयर एडवांस में। इस बार 3,000 रैंक आया। 3,000 रैंक मतलब टॉप आईआईटीज में टॉप ब्रांच। देन सर्वेश है। सर्वेश का जो 24,000 रैंक था सीआरएल लास्ट ईयर, और उसने जंप मार के कहां पे आया, 4,674 पे। ठीक है, देन यू आर हैविंग शिवम कुमार। शिवम कुमार की 21,000 रैंक उसमें थी, और एडवांस में 16,000 रैंक थी, और उसने 1/3 करते हुए लगभग 1/3 से भी ज्यादा 5,434 रैंक इस साल आया है। ठीक है, फिर हर्षित पांडे की लास्ट ईयर रैंक 11,200 थी, और ये 4,277 रैंक आया। ठीक है, सानवी वर्मा की देखो 28,000 रैंक मेंस में थी, अब मेंस से एडवांस तक इसने काफी इंप्रूव किया, 20,600 कुछ रैंक आया, और फिर फर्दर दिस ईयर शी हैव गॉट 6,799, अमेजिंग जंप। देन वी हैव तुषार कांत। ये ठीक है, इसकी 12,000 रैंक थी सीआरएल रैंक, और एडवांस में 13,000 थी, और इस बार 5,000 रैंक आया। तो मतलब इसमें डिफरेंस क्या है कि पहले उसको मेन आईआईटी में नहीं मिलता, अब उसको मेन आईआईटी में अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। देन वी आर हैविंग सौरभ आनंद, जिसकी लास्ट ईयर 15,000 मेंस और एडवांस में रैंक थी, और इस बार 6,306। तो अगेन मेन आईआईटीज में जा सकता है, और लोअर आईआईटी में जाएगा तो ऑफकोर्स ब्रांच ए कैटेगरी की उसको मिलेगा। तो चलो लास्ट एग्जांपल, 31,000 रैंक था, और 31,000 सीआरएल रैंक थी, इस बार 9,200 के आसपास रैंक आया। तो शानदार अभिषेक यादव। ठीक है, अच्छा, ये अगर मैं बोलूं कि सब कुछ बहुत ही अच्छा था, तो दैट विल बी काइंड ऑफ एक्सैजरेशन। देयर आर सम एग्जांपल इन दिस सेम बैच, राइट, जिसका लास्ट ईयर रैंक अच्छा था, इस बार रैंक अच्छा नहीं आया। तो ऑफकोर्स ऐसे बच्चे का मैं चेहरा तो नहीं दिखाऊंगा उसको, है ना, उसको क्यों हम बदनाम करें चारों तरफ। बट देखो, ये हमें समझ में आना चाहिए कि अगर आपने मान लिया मतलब एक बच्चा ऐसा था कि जो सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ गया। ये ठीक है, ही वाज सिंग, उसका मेरे फरवरी मार्च के आसपास बात हुआ, और उसने लिटरली कोई पढ़ाई नहीं की। इस बैच में था, ऑनलाइन बैच में था, और उसने लिटरली कोई पढ़ाई नहीं की। सोशल मीडिया के चक्कर में उसने सारा टाइम निकाल दिया। उसने बोला कि शुरू में तो मेरे को लगता था मेरे को सब कुछ ही आता है। ये ठीक है, तो बस इस बार मैं टेस्ट में अगर अपना टेस्ट देने का तरीका सही कर लूंगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो इसलिए वो निगलेक्ट करता रहा। फिर बोला कि बीच में मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, बट फिर भी मेरे को लगता था कि आई विल बी एबल टू डू, आई विल बी एबल टू डू, और उसका रैंक इस बार पहले से खराब हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी पास्ट परफॉर्मेंस है अगर उस पर आप मेहनत नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि उतना आपका इंश्योर हो चुका है। ये चीज का जरूर ध्यान दें कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने 2 साल बहुत रगड़ के मेहनत की होगी, अपना बेस्ट दे दिया होगा,
फिर भी मान लिया उनका रैंक 12,000 आया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और अब उन्हें लगता है कि यार पहली बार तो मैं सोचूं ड्रॉप लूं या ना लूं, फिर वही चीज़ पढ़नी पड़ेगी, बोरिंग हो जाएगा। अगर ऐसा फीलिंग है तो आई विल से कि हमें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर 12,000 की कोई गारंटी नहीं है अगर आप रियली मेहनत करने के लिए 100% कमिटेड नहीं हो तो, ठीक है। तो दिस वी शुड अंडरस्टैंड। इस बैच में और भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बट इतने यहाँ पे तो अगर मैं एक एक बच्चे को दिखाऊंगा तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट जैसा मैंने बोला, मतलब टू बी फेयर, एक बच्चा ऐसा था जिसका रैंक नीचे गया है, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका माइन्यूट चेंज हुआ, मतलब 5,000 था इस बार 4,000 आ गया। तो इट ऑल डिपेंड्स, सबको सेम इनपुट दिया गया था, सारा इकोसिस्टम हमने सेम बना के दे रखा है कि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो कि एक चैप्टर मेरा बिल्कुल जीरो है, मैं इसे छोड़ के जाऊंगा, आज तक मेरे को कभी समझ में नहीं आया, तो भी हम उसको एक मिनिमम लेवल तक तो आपको देंगे टूल्स के, उसको मिनिमम लेवल तक तो तैयार करके रखो, क्योंकि अगर बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया तो बाकी सब कर जाएंगे तुम्हारा, क्योंकि सब कुछ रिलेटिव परफॉर्मेंस ही होता है, तुम्हारा उस वहां पे मार्क्स कट जाएगा बेकार फालतू। तो वो इकोसिस्टम तो हमने सारा तैयार कर रखा है कि एक एक चीज पे बच्चा वर्क कर पाए, चाहे किसी भी तरह की चीज हो, 50 तरह की प्रॉब्लम आ सकती है अपनी प्रिपरेशन में, बट अगर उसको अवेल करने वाला बच्चा मेहनत ना करे, ये ठीक है, जो इस बैच में बच्चा अगर वो मेहनत ना करे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, मैं ये बात हमेशा अपने इंटरेक्शंस में बोलता रहता हूं कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, ये ठीक, कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये ठीक है, इट हार्डली 10%, 90% आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। बस थोड़ा बहुत डिफरेंस ये हो सकता है कि अगर जैसे मान लिया बच्चा किसी छोटे जिसे बोलते हैं ना छोटे शहर में किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, ये ठीक है, भले ही छोटे शहर में बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो, ये ठीक है, बट वहां पे रिसोर्सेज का अभाव रहता है, ये ठीक है, वहां पे हो सकता है कि जो टीचर्स हैं वो उतने ज़्यादा मोटिवेटेड ना हो। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन होने की वजह से, बिकॉज वी आर सर्विंग डाइवर्स टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमने एक एक चीज का कस्टमाइजेशन कर रखा है कि अगर बच्चे को कम टाइम में सिलेबस खत्म करना, जैसे फास्ट लेन के लेक्चर का भी एक्सेस मिलेगा इस बैच में आपको कॉम्प्लीमेंट्री, कि आपने कोई चैप्टर कर रखा है बट वो वाव वाली फीलिंग नहीं है, ये ठीक है, अब दोबारा आप करोगे, मान लीजिए जैसे फंक्शन जैसा चैप्टर हो गया, तो उसको करने में तो 20-25 घंटे लगेंगे, दोबारा करोगे तो यू वांट टू डू इट, बट इतना भी टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने फास्ट लेन दे रखा है। तो फास्ट लेन ऐसे बच्चों के जिन्होंने पूरा सिलेबस, मतलब वो चैप्टर पढ़ रखा है, बट एक बार दोबारा पढ़ना है, एडवांस के लेवल तक पढ़ना है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ चीज छूट जाए, सब कुछ बस रिसेप्टिव, और उसने पढ़ रखा है तो उसकी रिसेप्टिविटी फास्ट होगी, तो उसको बिल्कुल आराम आराम से बेसिक क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के 50 इनोवेशन हमने कर रखे हैं। अब जैसे बहुत कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि मेरा एडवांस का पेपर यूजुअली सही जाता है, बट मेंस में मेरे को गड़बड़ होती है कि टाइम लिमिट के ऊपर मेरे प्रेशर आ जाता है, तो इवन इफ नॉलेज मेरे को इंफीरियर चाहिए मेंस में, तो भी मेरा मेंस में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ पाता, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने 3-4 हजार क्वेश्चन का हमने एक PYQ एक्सप्रेस बना रखा है कि अगर आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन कम टाइम, अब जैसे 19 से लेके 2019 से लेके जब से ये मल्टीपल IIT के जो एग्जाम होने चालू हुए हैं तब से लेके अभी 2025 तक अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिने तो पर सब्जेक्ट 4-1 हजार क्वेश्चंस हैं। तो उनका हमने क्या कर रखा है, एक एक क्वेश्चन का हमने फुल सोल्यूशन भी बना रखा है, ऑफकोर्स टेक्स्ट सोल्यूशन भी है, तो उसका भी कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलेगा, और उसमें एक एक्सप्रेस सोल्यूशन भी है कि मान लिया PNC हो गया, मेरे को PNC का से बहुत डर लगता है, तो PNC में मान लिया 200 क्वेश्चन है, तो हमने क्या किया कि हमने पूरी कैलकुलेशन करके अगर हम दिखाएंगे तो ऑफकोर्स उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 6-7 मिनट लगेगा, ये ठीक, किसी में 10 मिनट भी लगेगा, समझाते हैं क्योंकि टीचर तो समझाते हैं। दूसरा ये हो गया कि अगर मेरे को थ्योरी पता है तो अगर मेरे को कोई हिंट बता देना कि ये इसमें क्या क्या चीज क्वेश्चन में अप्लाई हुआ, कैसे होगा, ये ठीक है, क्या इसमें किसी क्वेश्चन में होता है कि नई तरह की मैनिपुलेशन है, तो बस अगर मेरे को ये पता कि ये मैनिपुलेशन थी तो क्वेश्चन हो गया, तो ये चीज बताने में तो 1 मिनट लगता है, तो हमने इन सारे क्वेश्चनों का 1-1 मिनट में भी सोल्यूशन बना रखा है। अब जैसे किसी बच्चे का PNC वीक हो गया, वो PYQ एक्सप्रेस में जाएगा और वो 60 मिनट में 60 क्वेश्चन दे सकता है ऑन एंड एवरेज, मतलब मोटा मोटा 1 घंटे में वो 60 क्वेश्चन का उसको एक्सपोजर मिल गया मेंस लेवल का। अब वो खुद अगर बुक से निकाल के 60 क्वेश्चन करेगा, देखेगा कि कितना टफ है, तो वो हो सकता है 50-60 ही क्वेश्चन कर पाए, बट यहां पे वो 200 क्वेश्चन का एक्सपोजर ले सकता है मात्र 2 घंटे में। तो एक तो अगर किसी का PNC बहुत वीक है और वो PYQ एक्सप्रेस के थ्रू एक बार जाएगा, तो उसे एक तो पूरा समझ में आएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है जेई, ये ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो जो टफर पोर्शन होता है ना, जैसे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, वो देखते ही बच्चे को लगता है कि यार PNC तो मेरे से होगा ही नहीं, बट यू विल फाइंड कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें इजी और मॉडरेट खूब सारे क्वेश्चन है,
तो अगर वो मेरी शिफ्ट में आ गया तो वो नहीं छूटना चाहिए। टफ आ गया तो सभी से छूट जाएगा क्योंकि रिलेटिव है। तो टफ आ गया तो ऐसा नहीं कि मेरी परफॉर्मेंस पीछे चली जाएगी बहुत ज़्यादा, वो तो जिस रैंक बैंड में मैं तैयारी कर रहा हूँ उसी के आसपास आएगी। बट ईजी आ गया और अगर मैं छोड़ के चलाया तो फिर मेरी परसेंटाइल जो है वो खराब हो जाएगी मेंस में। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं बच्चों के लिए ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। ये ठीक है, इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज किया गया है। तो अब जितना भी मैं यहाँ पे इस कोर्स का डिटेल बताऊंगा वो बेसिकली यूजलेस है, क्योंकि वी विल इंश्योर कि वट एवर यू नीड, ये ठीक है, ऑफ कोर्स रैशनली जो हमें लगता है कि आपकी ज़रूरत है और आपको फ़ायदा देगा, वो ईच एंड एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस बैच। फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन कोर्स क्राफ्टेड फॉर योर नीड, जैसा मैंने बोला कस्टमाइजेशन इज द की। ऐसा नहीं है कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि मान लिया मैं फरारी चला रहा हूँ, ठीक है, अब मैं फरारी चला सकता हूँ और उसकी स्पीड ये है कि मतलब मेरे कार के अंदर कैपेबिलिटी ये है, कार को मैं ब्रेन के साथ सोच सकता हूँ कि मेरे ब्रेन के अंदर कैपेबिलिटी ये है कि इट कैन गो टू 300 माइल्स पर आवर, ठीक है। अब बट अगर हम मान लिया सिटी में खड़े हैं, फरारी बीच में है, सामने एक रिक्शा खड़ा है, उसके आगे एक छोटी सी बस खड़ी है, तो अब मैं 300 मेरी कैपेबिलिटी होता हुआ मैं 300 नहीं चला सकता, क्योंकि इस लेन का मतलब क्या है कि इस बैच में और भी तरह के बच्चे हैं जो आरडीएस की तरह काम कर रहे हैं, रेट डिटरमाइन स्टेप होता है शायद केमिस्ट्री में, तो उसकी वजह से उस बैच की स्पीड स्लो है। तो इवन इफ आई हैव द कैपेबिलिटी, तो भी जितना दूर में जा सकता था 1 घंटे में उतना दूर नहीं जाएंगे, मतलब उसका 1/3 ही रह गया। बिकॉज ऑफ दिस बाकी के पीपल आर इफेक्टिंग माई परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं उस बैच में बैठा हूं। तो ये जो बैच है, दिस इज प्रोवाइडिंग यू अ, जिसे बोलते हैं वीआईपी लेन, जिसमें आप खर्राटे से दौड़ते हुए निकल जाओ, जितना दूर जा सकते हो उतना दूर जा सकते हो। तो कस्टमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपकी नीड के हिसाब से हमने एक लेन ही बना दी कि आप 300 माइल पे जाना चाहते हो, जाओ। इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लाइव क्लासेस कैसे रन होगा वो अभी आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल कॉपी ऑफ द मटेरियल वी विल बी सेंडिंग यू, ये ठीक, ग्रेडेड मटेरियल विद टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन ऑफ कोर्स, ठीक। किसी चैप्टर में तो ऐसे हो ही सकता है ना कि मेरे को बिल्कुल 0 लेवल से उठाना है कोई चैप्टर, तो उसमें तो फिर हर तरह का मटेरियल होना चाहिए, इजी पोर्शन भी होना चाहिए, टफ भी होना चाहिए, मॉडरेट भी होना चाहिए। तो ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट रेगुलर रेलेवेंट टेस्ट विद प्रॉपर एनालिसिस, यू विल गेट। एनालिसिस को यूज करके कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि उनका नॉलेज तो खूब थी बट उन्होंने डर के टेस्ट नहीं दिए लास्ट ईयर, तो उनका टेस्ट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता, तो दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। डेली लाइव डाउट काउंटर आप जूम पे पूछ सकते हो, डेली लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो फैकल्टी के साथ, डाउट पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पे आप डाउट पूछ सकते हो, वो भी आंसर आपको मिल जाएगा तुरंत। गाइडेंस सेशन विद सीनियर फैकल्टी एंड डायरेक्टर्स, मतलब वी विल बी टेकिंग द क्लासेस, आप वहाँ पे भी सीधा बात कर सकते हैं कुछ और नॉन एकेडमिक बात जो है वो हम अलग से गाइडेंस सेशन भी लेते हैं। तो आजकल बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है मार्केट में कि जो अनक्वालिफाइड लोग हैं, ये ठीक है, जिन्होंने खुद कभी नहीं पढ़ाया, वो बैठ के ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अगर किसी बच्चे का कुछ भी रैंक आया, मान लिया 2000 रैंक आया, ठीक है, और उसने एक बार प्रिपरेशन की है, बाकी फिर वो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसको थोड़ी ना एक्सपीरियंस होगा कि 8000 वाला बच्चा, 20000 वाला बच्चा, ये ठीक है, 200 वाला बच्चा कैसे सोचेगा। वो तो अपने ही उसका जो भी एनालिसिस होगा बायस होगा, क्योंकि वो अपने दिमाग से सोच रहा होगा कि ऐसे होता है। ये ठीक है, टीचर जो है जिसने 10-20 साल पढ़ा रखा है, उसने हर तरह के बच्चे को देख रखा है, उनकी मेंटालिटी पता है, उनका एनालिसिस कर रखा है, उनकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर रखा है, जो अनकॉन्शियसली उसके ब्रेन में स्टोर्ड है। तो दोनों की मेंटरशिप में मतलब जमीन आसमान का अंतर होगा। ऐसे ही कोई जुवेनाइल बच्चों की मेंटरशिप ले लेके लोग अपनी प्रिपरेशन खराब कर लेते हैं, ये ठीक है, और फिर वो ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां से उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड, ये ठीक है, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, यू कैन इंटरेक्ट विद पीपल, यहाँ पे सारी फैसिलिटी इज देयर। बट ये कि यू हैव टू बी फोर्थ कमिंग, मतलब ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत है और तुम उसे छुपा के बैठो, शर्म आ रही है, पूरे 6 महीने बाद बताएगी मेरे को तो ये दिक्कत थी, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। तो इसलिए दीज सेशंस आर कंडक्टेड, बोर्ड सपोर्ट हो गया, अदर एग्जाम सपोर्ट जैसे बिट सेट। अब मतलब बच्चा ये है कि उसको टाइम वेस्ट ना करना पड़े कहीं पे भी, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है मतलब इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो यही कंप्लीट हो जाए। ही शुड नॉट बी वेस्टिंग हिज टाइम इन रिसोर्स हंटिंग बाद में, ये ठीक है, अनप्रोडक्टिव काम कोई ना करे वो। तो इसलिए जो WB JEE कुछ बच्चे देते हैं, UG हो गया, बिट सेट, इसके एग्जामिनेशन हम खुद ही करा लेते हैं ताकि बच्चे को इधर उधर ना भटकना पड़े, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा कॉस्टली चीज है एक बच्चे के लिए। सिमिलरली वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन, कौन सा फॉर्म आएगा, कब आएगा, कैसे भरा जाता है, ईच एंड एवरीथिंग वी प्रोवाइड।
ये ठीक है, जो भी मेन लाइन एग्जामिनेशन है, ऐसा नहीं कोई टुम्बकटू इंजीनियरिंग कॉलेज का फॉर्म नहीं बताया आपने, ये ठीक है, जितने भी मेन लाइन कॉलेजेस हैं जो मोस्टली इस बैच में, तो खैर इस बैच का पर्पज ये है कि आईआईटी में पहुंचना, तो बाकी एग्जाम से कोई खास मतलब नहीं है, बट फिर भी जो मेन लाइन के एग्जामिनेशन है हम उनकी इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि बच्चे को इधर उधर ना भटकना पड़े। क्विक एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द न्यू सिचुएशन। अब पिछले 3-4 साल में क्या हुआ कि आईआईटी कभी कुछ चेंज कर देता है, कभी थोड़ा सा ये चेंज कर दिया, ये सिलेबस कम कर दिया, ये ठीक है, इस तरह की चीजें करता है, तो दैट वी इम्प्लीमेंट इमीडिएटली बिकॉज ऑनलाइन में है, तो हम तुरंत फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास उसको तुरंत अप्लाई करने का। स्मूथ फंक्शनिंग, कोर्स कंप्लीशन ऑन टाइम, इनोवेटिव टीचिंग। अब इसका मतलब ये है कि बहुत एवरी ईयर यू विल फाइंड के देयर विल बी सम एडटेक, मतलब एक ग्रुप ऑफ टीचर नए आए, उन्होंने बनाया एक नया इंस्टीट्यूट बनाया, फिर उन्होंने चला 1-2 साल नहीं चला, फिर वो टीम चेंज हो गई सेम इंस्टीट्यूट में, या फिर कोई एक नया इंस्टीट्यूट खुल गया। इसमें क्या होता है कि टीचर्स में बी वेरी कैपेबल, ये ठीक है, बट जो इकोसिस्टम होता है पूरा प्रिपरेशन का, उसको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है। मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि कुछ भी प्लेट पे ला के दे दिया। ईच एंड एवरीथिंग, जो मटेरियल हो गया, डीपीपी हो गया, टेस्ट हो गया, टेस्ट भी कई प्रकार के हो गए, मेंस हो गया, एडवांस हो गया, चैप्टर टेस्ट हो गया, ये ठीक है, जैसे हमने PYQ एक्सप्रेस बनाए, दिस इज मेमोथ वर्क, ये ठीक है, इसमें छोटा मोटा काम नहीं है। और एवरी ईयर जैसे चीज़ें जो चेंज हो रही हैं, अब जैसे इस साल जो पेपर क्वेश्चंस आए होंगे, ये ठीक है, उनको हमने कहीं ना कहीं एडजस्ट किया होगा, बिकॉज देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी ऑल्सो। अब देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जैसे 25 में मेरे को पता लगा कि एडवांस में ये 3 नई चीज़ें आई है, नई तरह की चीज़ें, तो उनको डालना, अब कहाँ डालेंगे, बच्चे के पास टाइम लिमिटेड है, तो किसी मटेरियल को निकालना भी पड़ेगा। तो इस तरह की जो रिसर्च है, जो एनालिसिस है, दैट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम, ये ठीक है। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट में यू विल फाइंड के 10-10 साल से चल रहे हैं, बट एवरी ईयर उनकी फैकल्टी सेट चेंज हो जाएगा। तो फैकल्टी सेट चेंज हो जाएगा तो वो तो जस्ट लाइक ट्यूशन हो गया कि आपने एक चैप्टर पढ़ा दिया और कुछ क्वेश्चन दे दिए कि जाओ, लास्ट में कहीं से जुगाड़ के टेस्ट वेस्ट ले लिया, तो दैट इज नॉट द प्रिपरेशन। बाकी की जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ठीक है, वो इकोसिस्टम बिल्ड करके उसको परफेक्शन लाने में, एवरी ईयर उसको बेटर करने में बहुत टाइम लगता है। तो दिस इज आवर 6th साइकिल। तो पिछले 5 साइकिल में जो हमारी लर्निंग है, वो क्यूमुलेटिव वर्क जो हो रखा है, तो दैट इज एट योर डिस्पोजल फॉर योर बेटरमेंट। ये कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड, जैसे मैंने बोल दिया कि फास्ट लेन हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीज यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट्री इन दिस बैच। तो इस बैच को हम रन कैसे करेंगे, हमने पूरे सिलेबस को 25 चैप्टर में डिवाइड किया। 25 चैप्टर मतलब 25 यूनिट मान लो, तो जैसे फंक्शन एक हो गया, दूसरा लिमिट हो गया, फिर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, तो जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उनको क्लब कर लिया ताकि 25 लगभग इक्वल वेटेज सी आ जाए, ताकि जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। उनको हम 25 वीक में खत्म करेंगे, ठीक है। अब जो बैच स्टार्ट होगा वो हमारे 16 जून से होगा, और ये 29 नहीं, मतलब ये लगभग 22 दिसंबर तक है, तो उसमें 27 वीक होगा। तो हमें तो एक वीक में वी विल बी फिनिशिंग 1 यूनिट, ये ठीक है, एक वीक में पर सब्जेक्ट एक यूनिट, मतलब PCM का मिला दें तो एक वीक में, जैसे वीक 1 हो गया तो उसमें हो सकता है कि मैथमेटिक्स की तरफ से फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स खत्म हो जाए, ऐसे फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म हो जाए, केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म हो जाए, यूनिट क्लोज। फिर सेकंड वीक में सेकंड यूनिट क्लोज, थर्ड वीक में थर्ड यूनिट क्लोज। तो जब थर्ड वीक चल रहा होगा, अगर मान लिया बच्चे का वो चैप्टर वीक है, तो वो लेक्चर भी देखेगा, उसके लेक्चर आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। और जो हमारी क्लासेस होंगी लाइव क्लासेस, जिसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा या कोई नई कॉन्सेप्ट होंगी वो बताई जाएंगी, वो भी करेगा वो। तो एक वीक में उसको वो चीज़ निपटाना है। अगर कोई किसी वीक में मान लिया उसको लगता है कि ये तो चैप्टर मेरा बिल्कुल ही जीरो है, जो वीक नंबर 7 में है, तो उसको अभी से थोड़ी सी प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी कि जो वीक में के चैप्टर उसके अच्छे हैं, ये ठीक है, उसमें वो उनके प्रैक्टिस करे डेफिनेटली, बट उसका भी थोड़ा थोड़ा पहले से ही पढ़ के रखे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो 27 वीक है उसमें 25 वीक तो 25 चैप्टर कंप्लीट करने में चले जाएंगे। एक वीक का हम दिवाली ब्रेक देंगे, ये ठीक है, जब दिवाली ब्रेक आएगा उसका एक वीक कोई पढ़ाई नहीं होगी, मतलब हमारी तरफ से नहीं होगी, हमारी तरफ से कुछ अरेंज नहीं होगा, आपको तो डेफिनेटली पढ़ोगी तुम तो। और एक बफर वीक होगा। बफर वीक का मतलब ये होगा कि पहले 12 या 13 सेशन रन होने के बाद एक वीक हमने खाली छोड़ दिया, ताकि बच्चा थोड़ा सांस ले ले, और पहले 12-13 वीक में अगर कुछ कुछ मान लिया कमियां रह गई हैं तो उन पे वर्क करके उसको फिल इन करके फिर वापस नई एनर्जी के साथ बचे हुए में, मतलब कुछ पेंडिंग ना बचे पहले 12-13 वीक का। तो ये हमने लास्ट ईयर भी लिया था। और जैसा मैंने बोला कि ऑप्शनल, तो मैंने ये बोला कि अगर मान लिया सारे बच्चे बोले कि हमें जरूरत ही नहीं है, चलने दो कोर्स को, तो चला देंगे। वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बच्चे तो 6 वीक बाद ही बोलने लगते हैं कि सर एक वीक अभी दे दो, वो जो बफर वीक बाद में देने वाला है अभी दे दो, बट वो होगा नहीं, देंगे हम उसको मिडिल में, ठीक है। यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट टू कंप्लीट द थिंग्स। और जैसा मैंने बोला कि इस बैच में हम एक पर्टिकुलर
थ्रेशोल्ड से ऊपर ही बच्चों को ले रहे हैं तो दे कैन डू इट, ये ठीक है। 12-13 मतलब 10-12 घंटे पढ़ोगे तो आराम से ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। तो जैसे अगर कोई भी वीक मान लिया एक्स हुआ, ठीक है, वीक मान लिया कुछ भी वीक 12वीं वीक की बात करें तो उस वीक हम क्या करेंगे, मंडे को देयर विल बी नो क्लास, ठीक है। ट्यूसडे को एक फिजिक्स की क्लास होगी 2 घंटे की। अब ये 2 घंटे की क्लास यूजुअली बोलने के लिए 2 घंटा होता है, कभी 2.5 होता है, कभी 3 होता है, कभी 2 ही रहता है, डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर एंड इंटरेक्शन। फिर वेंसडे को एक 2 घंटे की क्लास होगी और ऐसे ही मैथ की एक क्लास 2-2 घंटे की 3 दिन हो गया। फिर एक फ्री डे हो गया। अब ये जो फ्री डे है उसका मतलब है कि हमने उसमें कुछ प्लान नहीं किया है, ठीक है, हमने आपको कुछ असाइनमेंट नहीं दिया, तो ये फ्री डे आप कैसे यूज करोगे, क्योंकि आपको हम एक मटेरियल भी तो भेजेंगे, वो भी तो सॉल्व करना है, ये ठीक है। प्लस अगर किसी वीक में चैप्टर का आपको लेक्चर देखना है, ये ठीक है, तो वो प्रवीण ऑनलाइन बैच का आपको एक्सेस रहेगा, वहां से आप लेक्चर देख सकते हो, ये ठीक है। अब लेक्चर कौन सा देख रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर मेरा चैप्टर ठीक ठाक मैंने पढ़ रखा है पहले से तो फास्ट लेन के लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। अगर मैंने चैप्टर ठीक ठाक नहीं पढ़ रखा है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो नॉर्मल लेन के लेक्चर देख सकते हो। फास्ट लेन में टोटल लगभग 110 लेक्चर हैं पूरे कोर्स के लिए, और नॉर्मल लेन में लगभग 210 लेक्चर्स हैं, तो मतलब 1:2 का रेशियो है। तो वो भी हमें वो भी लिस्ट आपको पहले से ही पता ही होगा कि किस चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं, तो कितने घंटे आपको उसमें डिवोट करना पड़ेगा अगर आप पढ़ रहे हो तो। वरना तो आप ऑफकोर्स ये जो टेस्ट होंगे इनकी तैयारी करोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मटेरियल तो बहुत ज़्यादा है, ये ठीक है, जितना मटेरियल हमने दिया है वो शायद ही किसी से खत्म हो जितना मटेरियल हम दे रहे हैं, ठीक है। सैटरडे को एक हम फ्राइडे को जैसे हमने फ्री कर दिया, सैटरडे को हमने एक चैप्टर मेंस का टेस्ट ले लिया 3 घंटे का, और एक एडवांस का टेस्ट ले लिया 3 घंटे का, ये ठीक है। अब जो एडवांस का 3 घंटे का टेस्ट होगा वो तुम बोल सकते हो एडवांस के पैटर्न का एक पेपर होगा। मतलब ये जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, ये ठीक है, ये तो चैप्टर टेस्ट है, तो इसमें जो भी चैप्टर हमारा होगा, मान लिया फिजिक्स में कुछ भी हुआ, मान लिया क्या होता है, कुछ भी ऑप्टिक्स मान लिया फॉर एग्जांपल, ऐसी केमिस्ट्री में कोई हो गया, मैथ्स में मान लिया मैट्राइसिस हो गया, ठीक है। तो जो 3 घंटे का एडवांस का और मेंस का टेस्ट होगा उसमें यही वाले टॉपिक्स कवर होंगे, ताकि हर चैप्टर की इंटेलिजेंसी मेरे पास हो कि ये चैप्टर मेरा कैसा है, ठीक है। तो 3 घंटे का एक टेस्ट मेंस का होगा, एक एडवांस का होगा। संडे को क्या होगा कि जैसे जो हमारे रेगुलर प्रवीण का बैच चलता है, ये ठीक है, उसमें हर 21 दिन पे या लास्ट में आके 15-15 दिन पे हम टेस्ट लेते हैं, मेंस के भी और एडवांस के भी, और वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे ये वाले जो टेस्ट दे रहे हैं ये तो उसके अपने बैच के टेस्ट हो गए जो चैप्टर वाइज हो रहा है, और जो क्यूमुलेटिव टेस्ट होगा वो संडे को आएगा आपका, ये मान सकते हो हर दूसरे या तीसरे वीक। तो एक वीक संडे फ्री होगा, दूसरे वीक वो वाला टेस्ट होगा। अब उसमें जो एडवांस लेवल का टेस्ट होगा उसमें 6 घंटे का टेस्ट होगा पूरा उस दिन, तो संडे भी काइंड ऑफ हमारा यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लिया फिजिक्स का चैप्टर मेरा जो 7वें वीक में है वो मेरा वीक है, उसका मेरे को लेक्चर भी देखने हैं, तो जो 6ठे वीक का संडे होगा और 7वें वीक का मंडे होगा, वो 2 दिन आपको लगातार फ्री मिल रहे हैं, तो उसमें आप लेक्चर वगैरह देख सकते हो उस चैप्टर के। इस तरह का प्लानिंग है। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिव, मतलब कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे भी ये कर दो, वहाँ पे भी ये कर दो, ये केवल 2 घंटे की क्लास है, तुम एक बार बैच में तो आओ पहले, ये ठीक है। इसी में तुम्हारी नानी याद आ जाएगी जब तुम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे ना, मतलब इवन इफ यू आर अंडर 10,000 तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि इतना सारा मटेरियल है, इतना सारा टेस्ट है, फिर एक कंपटीशन भी चलता है आपस में बच्चों में कि दूसरा इतना कर रहा है तो मैं भी इतना करूं। मटेरियल तो हमने मतलब जितना, जिसे बोलते हैं ना कि एक बच्चा कर सकता है उससे ज़्यादा ही दे रखा है, ये नहीं, क्योंकि हर तरह का बच्चा, एक बच्चा ऐसा भी आ सकता है जो खूब एक्सपोजर है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पहले से बहुत ऊपर है, तो उसको तो और थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल देना पड़ेगा ना, ताकि वो भी बिजी रहे, ऐसा ना कि हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे। हाँ, तो जो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, जो आपको मटेरियल भेजेंगे उसमें 5 बुकलेट भेजेंगे। बुकलेट स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 की अलग अलग बुकलेट रहेगी। स्टेज 1 क्या है कि मेंस 1 से पहले स्टेज 1 हो गया, दोनों मेंस के बीच में स्टेज 2 हो गया, और मेंस 2 के बाद में स्टेज 3 हो गया। तो 3 बुकलेट हम भेजेंगे 3 जगह पे करने के लिए, और बुकलेट एक PYQ और एडवांस के PYQ की अलग अलग 2 बुकलेट और आपको मिलेंगी, ठीक है। और इनके अलावा ऑफकोर्स ये तो मटेरियल हो गया, इनके अलावा और काफ़ी मटेरियल आपको ऐप पे डिजिटल फॉर्म में मिलेगा अगर नीड भी, ठीक है। तो जो बुकलेट 1 है ये, ठीक है, स्टेज 1 का,
वो मेन से पहले हमें फिनिश करना है, ये यहाँ पे ख़त्म करना है, और ये एडवांस और मेंस 2 के बीच में फिनिश करना है। जो PYQ वाली चीज़ है वो अकॉर्डिंग टू आपके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है उसके हिसाब से आप यहाँ पे खुद ही रख सकते हो कि कुछ PYQ यहाँ पे कर लिए, ये ठीक है। किसी बच्चे को पहले से ही काफ़ी एक्सपोजर है तो हो सकता है वो मेंस और एडवांस के PYQ सब यहीं पे ख़त्म कर दे, ठीक है। कुछ ऐसा कर सकता है कि मेंस के यहाँ पे करे, एडवांस के यहाँ पे करे। कुछ बच्चा कोई ऐसा भी कर सकता है कि मेंस के यहाँ पे करे और यहाँ पे जो स्टेज 1 का अगर कुछ बच गया है वो करे, क्योंकि स्टेज 1 की ये जो बुकलेट है इसमें एडवांस के भी तो क्वेश्चन होंगे ना। तो कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ एडवांस के कुछ चैप्टर छूट गए, क्योंकि जब फ्लो में चलेगा तो लोड काफ़ी आएगा, तो वो यहाँ पे करे और बचे हुए PYQ करे। मतलब इस बुकलेट 1 2 3 तो फिक्स्ड है और ये वाली चीज़ हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने बोला कि अगर ये सब कोई बच्चा बोले मैंने फिनिश कर लिया तो और मटेरियल वी विल प्रोवाइड, ये ठीक है, डिजिटल फॉर्म में। वैसे इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ये हो जाए। ओके, पॉइंट टू पॉन्डर क्या है कि हम और क्या क्या चीज़ सोच सकते हैं। बैच इज डिजाइन टू कट अनप्रोडक्टिव टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब जो बच्चा आप तैयारी कर रहा है, जो ड्रॉप ले रहा है, ऑफकोर्स उसका तो ये होगा कि जो उसका पोटेंशियल है एंड जो उसकी नीड है उसके हिसाब से वो पढ़े, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि बाकी बच्चों को नीड है इसलिए वो चीज़ें पढ़ रहा है जो उसकी ज़रूरत ही नहीं। तो मेन इसका मोटो तो यही है, बैच रिक्वायर्स रिगुलर स्टडी प्लस स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ। जैसे मैंने बोला कि जब आप इस बैच में बैठे होगे तो सभी की, जैसे मैंने अभी दिखाया ना कि 8,000 रैंक का भी बच्चा था, ये ठीक है, कोई 12,000 रैंक के भी बच्चे हैं। अब ऐसे बच्चे बैच में अगर बैठोगे तो कंपटीशन भी उसी लेवल का होगा ना। तो मेंटली यू शुड बी स्ट्रांग, मतलब उनको देख के डर नहीं जाए कि अरे इसको तो इतना आता है, मेरे साथ तो कुछ होगा ही नहीं। एंड यू हैव सीन कि बच्चों ने कितनी ज़बरदस्त जंप मारी है, 70,000 से कहाँ पे 4-5 हज़ार पे भी बच्चे आए हुए हैं आराम से, ये ठीक है। और भी ऊपर आराम से बच्चा आ सकता है अगर वो मेंटली अगर स्ट्रांग है, फोकस्ड है। तो कोहोर्ट लर्निंग का मतलब यह है कि एक तो जैसे ये होता है ना कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मेरे को लगता है मैंने बहुत पढ़ लिया, ठीक है, बट व्हेन यू सी के समबडी एल्स इज ऑल्सो स्टडिंग मोर देन यू, तो यू गेट मोटिवेटेड कि चलो मैं थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेता हूँ, आधा घंटे और कुछ प्रैक्टिस कर लेता हूँ क्वेश्चन की। तो ये वाला जो मोटिवेटिंग फैक्टर है, अब ये दोनों तरफ से काम करता है। अभी जस्ट मैंने ये भी बोला कि कुछ बच्चे क्या है कि दूसरे की परफॉर्मेंस को देख के डर जाते हैं, इतना तो तेज मैं कभी नहीं हो सकता, ये ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं। तो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, मतलब वी शुड बी पॉजिटिव अबाउट इट। दूसरा बंदा कुछ मेहनत कर रहा है, हो सकता है कि वो तुम्हें कुछ सिखा रहा हो कि मेहनत कैसे की जाती है या कैसे वो चीज़ों को मैनेज करता है। तो दीज काइंड ऑफ इंटरेक्शन ऑल्सो आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट हु आर एमिंग फॉर टॉप रैंक्स, ये ठीक है। टाइम इन्वेस्टमेंट इन प्लानिंग प्लस रिसोर्स हंटिंग प्लस स्टिंगिंग टू शेड्यूल, मतलब इस बैच का मतलब ये कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसा भी करते हैं ना कि वो बोलेंगे मैं सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। गुड थिंग, अच्छा बात है, बट उसमें क्या है कि बहुत सारी टाइम उसका प्लानिंग में जाएगा, फिर वो बार बार अपनी प्लानिंग चेंज करेगा, उसको लगेगा यार इसमें तो कुछ कमी थी, ऐसे करना चाहिए मेरे को। 2 महीने बाद वो ऐसा करेगा, ये ठीक है। फिर वो रिसोर्सेज ढूंढेगा कि मेरे से मीडियम लेवल के क्वेश्चन तो हो जाते हैं बट टफ लेवल के नहीं होते, अब टफ कहाँ से ढूंढूं। और बुक उठाएगा तो उसमें कितने क्वेश्चन करें, उसमें तो हजारों क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह का जो टाइम है ना, अनप्रोडक्टिव टाइम, और ये सुनने में लगेगा ये बड़ी बात नहीं है, बट आई हैव सीन कि एक बच्चे की प्रिपरेशन केवल बुक्स की वजह से बर्बाद हो सकती है कि उसने ऐसी बुक उठा ली, उसने पहले जोश जोश में उसके सारे क्वेश्चन करने की कोशिश किया, देखिए जब उसका बैच चालू हुआ, ये ठीक है, या फिर जब उसने सेल्फ स्टडी चालू किया, सारे क्वेश्चन करने की कोशिश किया, मालूम पड़ा उसे 1 महीना लग गया पहले चैप्टर खत्म करने में, फिर उसे होश आया कि ये तो गड़बड़ है, 1 महीने में तो एक फिनिश ही नहीं होगा। फिर उसने दूसरी बार क्या किया कि उसके 30% क्वेश्चन करे, ठीक है, फिर मान लिया उसका टेस्ट में परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे रह गया, फिर उसे लगा कि यार अभी तो मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ, बैकलॉग हो गया है और ये मेरा ढंग से हुआ नहीं, क्योंकि उसके लिए कौन से क्वेश्चन ऑप्टिमम है ये भी तो उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। अगर वो मान लिया मीडियम लेवल पे है तो उसे बेसिक क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, अगर वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है तो ऑफकोर्स उसे पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन करने चाहिए, तभी पेपर में तो ईजी मॉडरेट टफ सभी कुछ आता है। तो इस तरह की जो प्लानिंग है दैट टेक्स ए टॉल, और हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे ना जोश जोश में अगर मान लिया कोई फाइनेंस का इशू नहीं है और वैसे भी यहाँ पे तो फीस लगभग निग्लिजिबल है, तो अगर 2 बच्चे सेम आईक्यू के सेम मेहनत करें, एक सेल्फ स्टडी कर रहा है, एक इस बैच में पढ़ रहा है, तो डेफिनेटली इस बैच में जो बच्चा पढ़ रहा है वी विल हैव एन एडवांटेज। और सिंपल एडवांटेज ये है कि जो बच्चा सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा होगा वो पर डे 1-2 घंटे ज़्यादा वेस्ट कर रहा होगा, ये ठीक है, अनप्रोडक्टिव टाइम में, प्लानिंग में, फिर चेंज होगा। तो जब हम अपना कुछ भी प्लानिंग चेंज करते हैं तो एक साइकोलॉजिकल टॉल भी आता है हमारे दिमाग पे कि यार अभी तक मैंने
मतलब सही से प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, मैंने कुछ चीज़ खो दिया, उसको लगता है मेरी रैंक कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, नीचे आ जाएगी, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको कट डाउन करने के लिए है। तो सेल्फ प्रिपरेशन वर्सेस आरबीसी, ये मैंने बता ही दिया। ठीक है, आरबीसी इज लाइक कि आपको थोड़ा सा और फर्दर पुश किया जा रहा है, प्लस आपको सारे रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम दिया जा रहा है कि आप नाम लोगे मेरे को ये दिक्कत है तो उससे रिलेटेड थिंग्स वी विल प्रोवाइड यू, रादर देन कि आप खुद ढूंढो। अब डिजिटली तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी जगह बहुत तरह की मार्केटिंग चलती है, हजारों बॉट्स बैठे हुए हैं। कुछ कुछ कंपनियां तो ऐसे हैं कि जितने उनके एम्प्लॉय हैं उतने ही उनके बॉट्स भी बैठे हुए हैं साइड में कंप्यूटर पे, ओपिनियन फॉर्मिंग के लिए, ये ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए कि मैंने तो ये वाला बैच लिया, यहाँ तो बहुत मस्त मजे आ रहे हैं। इस तरह के जो मतलब बच्चे बन बन के जो, क्योंकि डिजिटली तो आप देख नहीं सकते कि सामने वाला बंदा कौन है, मार्केटिंग टीम का बंदा है, रियल स्टूडेंट है, क्योंकि जो रियल स्टूडेंट होगा, जो पढ़ रहा होगा, उसको पढ़ने से फुर्सत नहीं होगी, वो बैठ के किसी बैच का रिव्यू थोड़ा दे रहा होगा वहाँ पे बैठ के, ये ऐसा बैच है, ये ऐसा है। फिर कोई बच्चा ये बोलेगा कि मेरे को इन सर से समझ में आता है, इन सर से समझ में नहीं आता। अबे हो सकता है तू 6 लाख का बच्चा हो, तेरे को जिसे समझ में नहीं आता वही अच्छा टीचर हो, और तू 6-7 लाख की रैंक वाला बच्चा है, तो हो सकता है कि जिस टीचर की बात कर रही हो उससे पढ़ के सेलेक्ट होते हो। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बच्चे उसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, फिर इसमें यह है कि मिसफिट मस्ट चेंज द कोर्स इमीडिएटली, नो शर्म। इसका मतलब ये कि अगर मान लिया आपकी रैंक मान लिया 18,000 आ गई, किसी भी रीज़न से हो सकता है कि किसी एक सब्जेक्ट में तुक्का लग गया हो बाई चांस, ऐसा हो सकता है, बट आपने एक वो सब्जेक्ट पढ़ा ही ना हो ढंग से और आपको लगे मेरा तो ये लिए हुए बैच है और बैच में चालू किया, यूजली 1-2 वीक में पता लग जाता है कि क्या चल रहा है। ठीक है, वेदर यू विल बी एबल टू डू इट और नॉट। अगर उस टाइम पे लगता है कि नहीं मेरे को तो सारी चीज़ें पूरी पढ़नी थी, रादर देन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आपको इमीडिएटली स्विच हो जाना चाहिए प्रवीण में। ठीक है, प्रवीण में स्विच हो जाओ, फीस का कोई डिफरेंस नहीं, हम कर देंगे शिफ्ट ऐसे ही, रादर देन कि हम जबरदस्ती वीर बने और अपना नुकसान कर बैठे। ये ठीक है, प्रवीण से भी डेफिनेटली बहुत अच्छी रैंक आएंगी, उसमें भी बहुत सारे बच्चे 1000 रैंक के अंदर आएंगे आराम से। ये ठीक, इससे भी आएंगे ऑफ कोर्स, बट दोनों का हो सकता है रिक्वायरमेंट अलग अलग हो, दोनों के पाथ अलग अलग हो, ऐसा हो सकता है। कोई ऐसा यूनिक पाथ नहीं है कि जो वहां तक ले जाता है, तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें। तो दिस इज इट, आई होप एवरीथिंग वॉज क्लियर एंड आई होप यू विल बी टेकिंग द राइट डिसीजन। और अगर आपने ड्रॉप लेने का सोचा है, पहली बार तो ड्रॉप किसी दूसरे के कहने से नहीं लेना चाहिए। अगर आपके अंदर से आ रहा है कि नहीं मेरे को ड्रॉप लेना है, आई ओनली वॉन्ट ड्रॉप, देन ओनली यू शुड गो फॉर इट। बिकॉज जो तीसरे साल में, मतलब अगर आपने 11वीं 12वीं पढ़ी है तो तीसरे साल में आपको काफ़ी चीज़ें वही होगा, रिगरस स्टडी करनी पड़ेगी, वापस वो शेड्यूल चालू होगा। कुछ कुछ लोगों के जो फ्रेंड्स हैं वो आईआईटी में जाके पिक्चर पोस्ट करेंगे, तो फिर एक ये फीलिंग आती है कि काश इसी साल कुछ ले लिया होता आईआईटी में। कुछ बच्चों को तो जैसे 10,000 के अंदर रैंक आएगी, वो जो बच्चे ड्रॉप लेंगे उनको, किसी को ऐसा भी लग सकता है कि आईआईटी तो इस साल भी मिल ही रहा था, अगले साल पता नहीं क्या हो जाए, कुछ पेपर टफ ना आ जाए, ये ना हो जाए। पेपर टफ वफ आए वो तो खैर सबके लिए रिलेटिव है, वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस, बट मेंटली वी शुड बी वेरी स्ट्रांग, देन ओनली वी शुड गो फॉर द ड्रॉप। एंड एक बार जब हमने ड्रॉप लेने का सोच दिया, फिर हमने सारे ऑल्टरनेट साइड हटा देने चाहिए, 100% उसी पे फोकस करना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।